नीरज, आपकी पहली यात्रा कहाँ की थी, कितनी लंबी थी? जो शुरुआत की आपने नीरज। नहीं, मुझे ना अपनी पहली यात्रा जो याद आ रही है वो 2005 की है। मैं कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार गया था मेरठ से। तो उस टाइम हम यही सुनते थे, जो हमारे जो बड़े लोग थे उनसे, कि हरिद्वार में बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बड़े दुर्गम दुर्गम रास्ते हैं, नीलकंठ महादेव है, चंडी मंदिर है, ये सब हम सुनते थे। तो बड़ी एक्साइटमेंट हो रहा था। तो वही मेरी पहली यात्रा थी। और मैंने नजीबाबाद से निकल के, क्योंकि कांवड़ के टाइम पर रास्ता चेंज हो जाता है, नजीबाबाद से निकल के जब मुझे पहली बार एकदम क्षितिज में पहाड़ दिखाई दिए, तो मैं बस के बोनेट पे ही बैठा हुआ था, यही देखने के लिए कि यार मुझे पहाड़ देखने हैं सबसे पहले। और आप थे मेरठ के? हाँ मेरठ जी। से गए थे? हाँ जी। बस में गए थे, लेकिन क्या कांवड़ लेकर पैदल लौटे? हाँ जी, हरिद्वार से फिर मेरठ तक पैदल। कांवड़ पैदल। कहाँ, कांवड़ लेके फिर पैदल ही लौटना होता है। अच्छा। और उसके बाद उसके बारे में भी लिखा आपने? हाँ नहीं, तब तक मैं लिखता नहीं था। लिखने की शुरुआत हुई है 2008 नवंबर से। अच्छा। तो जब नवंबर से लिखने की शुरुआत हुई है, तो उस टाइम जो मैं यात्राएं करता था वो मैंने लिखनी शुरू की है। जी। उमेश, आप 5000 मीटर से ऊपर, और हमारे यहाँ कई दर्शक होंगे जो ये जानते भी होंगे कि अगर आप 16000 फीट की ऊंचाई पर हैं तो उसे सेना की भाषा में एक्सट्रीम हाई ऑल्टीट्यूड कहते हैं। 14000 फीट, 9000 फीट पर हाई ऑल्टीट्यूड शुरू हो जाता है, 14000 फीट की ऊंचाई पर एक्सट्रीम हाई ऑल्टीट्यूड शुरू हो जाता है। तो उसके लिए बहुत ही एहतियात बरतने की भी आवश्यकता होती है। तो जो नए यात्री वहां जाएं, क्या आप अपने वृत्तांत में इसका भी जिक्र करते हैं कि क्या क्या एहतियात बरतने की आवश्यकता है? बिल्कुल, मैंने इनर लाइन पास में जिक्र किया है कि जब हमने बिना किसी तैयारी के हम इस हाइट पे गए थे, और ये हमारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और इस हाइट पे जा रहे हैं, तो बेसिक जो चीज़ें हैं वो अपने साथ ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि बिना इक्विपमेंट के हमें लग सकता है कि अच्छा हम किसी भी एटमॉस्फेयर को हैंडल कर सकते हैं, पर वो एक्सट्रीम वेदर किस तरह का होगा आपको कुछ नहीं पता होता। तो उसके लिए बेसिक आप तैयारियाँ करके जाएँ, अपने साथ एटलीस्ट टेंट लेके जाएँ, अपने साथ खाने के सामान लेके जाएँ, क्योंकि कहीं भी लैंडस्लाइड हो सकता है। क्योंकि इस जगह पे अगर बारिश हो गई तगड़ी, तो हमने तो देखा था कि हमारे किनारे एक इतनी सी पगडंडी है, उस पगडंडी के किनारे एक पहाड़ है जो बह रहा है, वो उस तरह का पहाड़ है, और नीचे एक नदी है जो लगातार इस रास्ते को काट रही है। तो ऐसी जगह पे हो सकता है आपको रात जंगल में बितानी पड़ेगी, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो उन तैयारियों के साथ जाएं, पहले उस भूगोल को समझ लें कि वो भूगोल आखिर है कैसा, वहाँ कितनी बारिश होती है, वहाँ कितना एक्सट्रीम वेदर है, कितनी एक्सट्रीम कंडीशन है, उसके बाद ही जाएं। क्योंकि ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि एडवेंचर एडवेंचर, लेकिन अगर आप वहाँ से ज़िंदा वापस नहीं आते हैं तो वो एडवेंचर फिर एडवेंचर नहीं रह जाता। 2013 में जो आपदा हुई है उत्तराखंड में, उसमें हज़ारों लोग मारे गए, और वो उसी सिचुएशन में थे जिस सिचुएशन में उस रात हम थे। तो इसीलिए तैयारियों के साथ जाना बहुत ज़रूरी है, और एटलीस्ट आप ये कुछ लोगों को बता के जाएं कि आप कहाँ जा रहे हैं, ताकि अगर आप फंस जाते हैं तो आपकी खोज खबर की जा सके। आइडियली ये काम स्टेट का होना चाहिए। उत्तराखंड स्टेट ने उस दौर में बहुत बड़ी मैं कहूँगा लापरवाही दिखाई, क्योंकि वहाँ पे ये होना चाहिए कि भाई जो भी जा रहा है इस एक्सट्रीम जगह पे, उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ताकि अगर वो खोएं तो उन्हें आप ढूंढ सकें। और उस कैलेमिटी में जो बहुत नुकसान इसलिए भी हुआ था क्योंकि वहाँ कोई रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ही नहीं था। या रजिस्ट्रेशन का जो भी प्रोसेस था उसके वो भी सब बह गया। इतनी बड़ी आपदा आई थी। वो आपदा मैंने 2013 में कवर की थी, और 2014 में एक बार फिर हम लौटे थे, जब केदारनाथ जी के दर्शन के लिए, जब उसको रास्ते को दोबारा बनाया गया था। लेकिन क्या नीरज आप ऐसा करते हैं कि मन किया, मोटरसाइकिल उठाई और निकल गए, और निकल के ऐसे ही चलते चलते जीवन संगिनी भी आपको मिल गई? हाँ, जीवन संगिनी मुझे मिली है फेसबुक से। तो मैं और वहां बैठे बैठे मंद मंद मुस्कुरा भी रही है। तो मैं लिखता था, बहुत बड़ी एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी, तो उन्हीं में ये भी थी। ये सच है, आप फैन फॉलोइंग में थी? चलिए ठीक है, ये पहली बार आपको सर्टिफिकेट भी मिल गया। चलिए। तो अच्छा, आपने बताया कि मोटरसाइकिल उठा के लेके चल पड़े कहीं भी। मैं बताता हूँ, पिछले साल बड़ी मुश्किल से मुझे 2 हफ्ते की छुट्टियां मिली, और मेरा मन था मानसून में गोवा जाने का। तो यहीं से हमने मोटरसाइकिल उठाई और चल पड़े। ठीक है, यहाँ से पहुँचे जयपुर, इंदौर, और पूरा मतलब पहाड़ी एरिया जहाँ जहाँ भी हम घूमते थे। और 15वें दिन हम गोवा पहुँचे।
गोवा में इसी तरह एक फेसबुक फ्रेंड के यहाँ पे मोटरसाइकिल खड़ी करके 4 महीने के लिए हम वापस दिल्ली आ गए। दिल्ली में नौकरी करी, सारे काम करे, और फिर 4 महीने बाद फिर से गए गोवा, मोटरसाइकिल उठाई और फिर कर्नाटक, केरल और ये सब घूम घाम के फिर दिल्ली आए। वाह। और उसके बारे में लिखा भी? हाँ जी, उसके बारे में ब्लॉग में लिखा है। तो मतलब कई लोग नौकरी करते हैं, फिर छुट्टी मिलती है, आप नौकरी भी करते हैं, लिखते भी हैं, इससे धनोपार्जन भी होता है, धन भी आप कमा पाते हैं ट्रैवल राइटिंग से। हाँ, ट्रैवल राइटिंग से उतना धन तो नहीं कमाते कि हम कह सकें कि हम आत्मनिर्भर हो गए, लेकिन एक संतुष्टि तो मिलती है। देखिए, एक हमारे पास एक लिमिटेड टाइम होता है, और उस लिमिटेड टाइम में हमें ट्रैवलिंग के दौरान जब हमें लिखना भी हो तो हमारे पास अपने आप जिम्मेदारी आ जाती है, वो तमाम तरह की जिम्मेदारी आ जाती है। तो हमें वो टाइम मैनेजमेंट करना होता है कि हमें थोड़े से टाइम में बहुत सारा ये काम करना, ये काम करना, ये काम करना। ये काम जैसे मिसाल के तौर पर क्या? जब आप ट्रैवल राइटिंग करते हैं, आपकी दिलचस्पी पहाड़ों में ज़्यादा है या समुद्र के पास जाने में ज़्यादा है या बराबर है? देखिए, हर एक चीज़ ना यूनिक होती है। जब हम पहाड़ में जाते हैं तो पहाड़ की नेचर अलग है, दूसरी जगहों की नेचर अलग है। तो जैसे अगर हम साउथ की बात करें या फिर राजस्थान की बात करें, यहाँ पे हिस्ट्री बिखरी पड़ी है। साउथ में जाओगे तो मंदिर बिखरे पड़े हैं, बड़े पुराने पुराने एंशिएंट, वो बहुत मंदिर हैं जिनके बारे में हमें आज भी नहीं पता है। तो पहाड़ में जाओगे तो पहाड़ में उतनी एंशिएंट चीज़ नहीं है, लेकिन वहाँ दूसरी चीज़ें हैं, नेचुरल ब्यूटी है, और जैसे हाई एल्टीट्यूड है, तो हर एक चीज़ की अपनी अलग चीज़ है।